हेलो एंड वेलकम बैक। आज हिस्ट्री सेक्शन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1857 का विद्रोह। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ स्रोतों के बारे में पढ़ा था और डिस्कस किया था हमने कि किस किस तरह से आधुनिक भारत के इतिहास को लिखा गया। मार्क्सवादी उपागम क्या था, नारीवादी क्या था, ब्रिटिश औपनिवेशिकवादी उपागम कौन कौन से थे, भारतीयों ने किस तरह से आधुनिक इतिहास के बारे में लिखा। उसके बाद हमने 1857 से पहले जो कुछ मोमेंट हुए उनके बारे में डिस्कस किया। आज मैं डिस्कस करूंगा 1857 रिवोल्ट। इंडियन हिस्ट्री में इसका काफ़ी महत्व है और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं कि ये विद्रोह कब हुआ, इसकी डेट के बारे में आते हैं। सबसे पहले किसने शुरू किया, कौन कौन से स्थान थे और इन स्थानों पर किसने नेतृत्व किया, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन थे उन पर्टिकुलर एरियाज में। अगर परिणाम कारण की बात की जाए तो ये क्वेश्चंस उन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं यहाँ 3 टायर एग्जाम हो, प्री मेंस पर्सनल। अदरवाइज इसमें वनडे एग्जाम में यही इम्पोर्टेंट जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में पूछा जाता है। और कई बार पूछा जाता है कि ब्रिटिश द्वारा जो 1857 की जो क्रांति हुई, इससे किसने सैनिक विद्रोह कहा। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है या कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ से डिस्कस करूंगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मैं उसी में ज़्यादा फोकस करूंगा। बात की जाए 1857 के विद्रोह की, इसके बारे में अगर कारण की बात की जाए तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड कंपनी के रूप में 1600 में बनी और भारत में 1612 के आसपास उन्होंने फैक्ट्री खोली। और इसके बाद जैसे कंटिन्यू भारत पर उन्होंने जो अदर यूरोपियन कंपनीज आई थी उनको हरा करके, और भारत के भी जो बंगाल के शासक थे या अवध के थे या मराठा मैसूर, इन सभी शक्तियों को हराकर जो अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसी कड़ी में 1857 की क्रांति एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां से सीधा जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चले गया। 1600 से लेकर के जो हम 1857 तक पढ़ते हैं तो तब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, चाहे गवर्नर्स हो, गवर्नर जनरल्स हो, वाइसरॉय हो। लेकिन जो वाइसरॉय पोस्ट थी वो 1857 के बाद परिवर्तित हुई, वाइसरॉय के लिए चेंज हुई। ये हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विद्रोह के कारण को मैं सीधा थोड़ा ही डिस्कस करूंगा। जो भारत में उद्योग धंधे थे ये ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिए थे। अगर हम लोग ब्रीफ में ही डिस्कस करें, अगर इसमें डिटेल स्टडी करनी है तो तब जो इनके दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है कि कैसे भारतीय उद्योगों को किस तरह से नष्ट किया गया, किस तरह से भारतीय जो कृषि, भारतीय व्यापार, ये किस तरह से सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने नष्ट की। इसके लिए तो हमें काफ़ी डिटेल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सीधा मैं यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा। और उसके बाद है कि अकाल और बाढ़ के दौरान भारतीय मदद ना करना। कई बार भारतवर्ष में बाढ़, अकाल की स्थितियाँ बनी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस दौरान कोई भी सहायता नहीं की। अधिक लगान वसूलना, लगान की अगर बात करेंगे तो अगर 1792 से पहले की बात की जाए तो उस वक्त कोई लगान की कोई स्पेसिफाइड प्रणालियाँ नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी जो स्पेसिफाइड लगान का जो सिस्टम बनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम स्थायी बंदोबस्त की बात की जाती है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो शुरू की गई, उसमें भी जो अधिक लगान वसूला जाता था। और उसके बाद रैयतवाड़ी हुई, महालवाड़ी हुई, इसमें भी कहीं भी किसानों के लिए या जो भारतीय जो किसान वर्ग था उनके लिए कहीं भी ये पॉलिसी सहायक सिद्ध नहीं हुई। और इसका जो विरोध कर रहे थे, इसके प्रति जो गुस्सा था लोगों में, वही परिणाम हुआ कि 1857 की क्रांति हुई। राजनीतिक कारणों की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का
प्रभावी नियंत्रण था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से भारत को नियंत्रित कर दिया था। सहायक संधि सब्सिडियरी सिस्टम 1798 जो लॉर्ड बेलेजली ने स्टार्ट किया था, सहायक संधि प्रणाली। इसमें क्या किया गया कि भारतवर्ष में ही ब्रिटिश सेना को रखने के लिए रजवाड़ों को प्रोत्साहित या मजबूर कर दिया गया, और ये जो खर्चा उनका होगा ये पूरा खर्च भारतीय रजवाड़े, भारतीय राजा ही करेंगे। इसके अलावा अगर भारतीय रजवाड़ों को अगर कोई युद्ध लड़ना हो या किसी तरह के मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाने हो दूसरे राजा या शासकों के प्रति, तो इसके लिए ब्रिटिशर्स की प्रायर परमिशन लेना बहुत जरूरी था। तो इससे भी कुछ विरोध पनप गया था। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति, ये तो एक मुख्य कारण बना। अगर 1848 से शुरू करें तो बघाट, संबलपुर, जैतपुर, सतारा, झांसी, और उसके बाद 1856 में अवध। अवध को तो कुशासन के आरोप में हड़प लिया गया था, और बाकी जो राज्य थे वो भी हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिए गए, जिससे काफी आक्रोश फैला था। उसके बाद भारतीय व ब्रिटिश सैनिकों में भी वेतन विसंगति थी। अगर तात्कालिक कारणों की बात की जाए तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग एक तात्कालिक कारण बना, जिसका प्रयोग करने के लिए भारतीय सैनिकों ने अपने धर्म को मद्देनजर रखते हुए मना कर दिया, और यही क्रांति का एक प्रमुख तात्कालिक कारण बना। क्रांति की शुरुआत की जाए तो ये बैरकपुर छावनी से हुई। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे जो पहले क्रांतिकारी थे, इन्होंने बैरकपुर छावनी से क्रांति शुरू की। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। उसके बाद 6 मई 1857 को कुछ सैनिकों को मेरठ में जेल भेज दिया, क्योंकि उन्होंने भी चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो 10 मई 1857 में मेरठ में सैनिकों द्वारा जेल खानों को तोड़ दिया गया। कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी गई, और जो सैनिक थे मेरठ से वो दिल्ली आए, और दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक थे उन्हें ही क्रांति का एक सांकेतिक मुख्य बना दिया। दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट थे, जो ब्रिटिश लेफ्टिनेंट थे, वो लेफ्टिनेंट बिलोवी थे। अब मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर जो कुछ डेट्स हैं और क्रांति का जो आगाज हुआ, कौन कौन से केंद्र थे, और ब्रिटिश के सेनानायक कौन थे, और भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे। 4 जून 1857 में जब फिर से दिल्ली जो विद्रोह के केंद्र हैं, दिल्ली जो विद्रोह का केंद्र था, यहाँ पर ब्रिटिश सेनानायक लेफ्टिनेंट बिलोवी थे, और बहादुर शाह जफर यहाँ से नेतृत्व करता थे। लेकिन वास्तविक अगर कमांड की बात की जाए तो ये बख्त खां के पास थी, और बरेली यहाँ पे जनरल बख्त खां थे। कानपुर, कानपुर में ब्रिटिश सेनानायक सर ह्यू व्हीलर थे, और भारतीय नेतृत्वकर्ता नाना साहब थे। लखनऊ, लखनऊ में जो ब्रिटिश सेनानायक थे जेम्स आउटरम और हेनरी हावलॉक, और भारतीय जो नेतृत्वकर्ता थी वो बेगम हजरत महल। इम्पोर्टेंट है ये, जो लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजेश कादिर, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। रोहिलखंड में भारतीय नेतृत्वकर्ता खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और झांसी में ब्रिटिश सेनानायक सर ह्यूरोज थे। इलाहाबाद लियाकत अली, और हरियाणा राव तुलाराम। इसमें 2-3 बार फिर से इसको रिपीट करके ये जो बनाया है यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में, इसको बार बार 2-3-4 बार याद करके ही ये जो केंद्र और नेतृत्वकर्ता को आप प्रॉपरली याद रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है ब्रिटिश नेतृत्व, ये हमने वहाँ भी लिखा है। जनरल नील, जनरल एंसन और जॉन निकोलसन ये प्रमुख ब्रिटिश सेनानायक थे, जिन्होंने 1857 के जो विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मुख्य विचारों की बात की जाए तो वर्ष 57 विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, ये जेड रॉबर्ट्स ने कही ये बात। 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी
से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी। जॉन लॉरेंस के ये शब्द हैं। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। ये आरसी मजूमदार के विचार हैं। 1857 का विद्रोह स्वधर्म व राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। ये वीडी सावरकर जी के वर्ड हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि इसे किसने राष्ट्रीय संघर्ष कहा था, तो वीडी सावरकर जी ने इसे राष्ट्रीय संघर्ष कहा था। विद्रोह के परिणामों की यदि बात की जाए तो ब्रिटिश द्वारा प्रशासन संरचना में बदलाव किया गया। 1858 में शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया और यहाँ पर एक नई पोस्ट राजकीय सचिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का पद स्वीकृत किया गया। सेना में भी परिवर्तन किया गया। ब्रिटिश सैनिक की संख्या बढ़ा दी गई 2 पर 1, यानी क्या था कि अगर 2 भारतीय सैनिक है तो उन पर 1 ब्रिटिश सैनिक या 5 पर 1 ब्रिटिश सैनिक की नियुक्ति की गई। तोपखानों यूरोपीय तोपखानों के आधार पर इसका प्रचलन शुरू किया गया। क्षेत्रीय विस्तार ना करने का विश्वास, जो रानी का जो प्रोक्लेमेशन था, रानी ने जो घोषणा की कि जो भारतवर्ष की जो क्षेत्रीय विस्तार है इसको बढ़ाया नहीं जाएगा और भूमि लगान को भी निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद बात आती है श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटिनी। ये इम्पोर्टेंट एक मूवमेंट था इस दौरान 1857 की क्रांति के बाद। जो शक्ति हस्तांतरण की बात की जाए तो शक्ति हस्तांतरण के संबंध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को कंपनी के अधीन जो नियोजित यूरोपियन सैनिकों के एक वर्ग था, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। यहाँ मैंने इसमें एक टेबुलर फॉर्म में बनाया कि कौन थी क्वीन आर्मी, कौन थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या था। अगर क्वीन आर्मी के अंतर्गत बात की जाए तो अगर भारत के बाहर किसी भी अभियानों में कोई भी अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था। जो क्वीन आर्मी में थे, अगर भारत के बाहर वो जाएंगे किसी युद्ध अभियान में तो इन्हें कोई भी अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अगर कोई ब्रिटिश सैनिक भारत से बाहर अभियानों में जाते हैं तो इनको अतिरिक्त भत्ता दे था। तो ऐसे में क्या हुआ कि क्वीन आर्मी जब 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के अधीन पूरी सेना चली गई, तो इनका जो भारत के बाहर जब हमला किया जाता था, जब कोई भी सैनिक अभियान जाता था तो इन्हें जो अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था उसको देने के लिए मना कर दिया कि उसके आधार पर उसके लिए कोई स्पेशल रेगुलेशन नहीं बने। जैसे ही शक्ति हस्तांतरण केस में ये भत्ता बंद किया गया, इसके खिलाफ सैनिकों की मांग थी, इन्होंने बोनस को सूचीबद्ध करना या उन्हें दायित्व मुक्त करना। सैनिकों की मांग स्वीकार करते हुए इन्होंने क्या किया कि क्वीन आर्मी ने कहा कि अगर जो इस विरोध को कर रहे हैं उन्हें 2 विकल्प चुनने पड़ेंगे, या तो उन्हें बोनस को सूचीबद्ध करना होगा या उन्हें दायित्व से मुक्त ही किया जाएगा। सूचीबद्ध का मतलब ये है कि जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट है उसके लिए कहा गया कि आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा, एक सूची बनाई जाएगी, अगर उसमें आप चाहते हैं आप वो लो, या तो आप क्या करें, या तो आप दायित्व से मुक्त हो जाएं, आपको क्यों ना सेवानिवृत्त ही किया जाए। तो ऐसे में जो सैनिकों की मांग स्वीकार की, उन्होंने घर वापस जाने का विकल्प चुना, यानी कि उन्होंने क्वीन आर्मी में जो मिलने वाला जो बाहर जो अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था और स्पेसिफाइड भत्ते के लिए उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने मांग यही स्वीकार की कि हम जो है घर चले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि वो अपने दायित्व से बाहर मुक्त हो जाएंगे। तो ये थी 1857 की क्रांति के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। सामाजिक सुधार आंदोलन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। Social reform movement is also one of the important topic in Indian history. There are several social reformists, those who have given their valuable contribution towards social reforms, in which Raja Raman Roy, Swami Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Ishwar Chandra Vidyasagar, Henry Louis Vivian Derozio, Atmarang Padurang. There are several names in social reform movement.
more probably we will make our focus towards those important points जो बार बार एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे गए हैं, और हम लोग एक टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ेंगे जिससे एक पिक्चर क्लियर बन जाए कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट क्या है, कैसे शुरू हुए, क्या इनके परिणाम निकले, और जो मेजर फिगर्स थे इसमें जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने किस तरह से सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक रीति-रिवाजों और समाज में जागरूकता लाने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज मैं थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट एक आउटलाइन जो डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम लोग सिस्टमैटिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है वो आगे बढ़े और कौन-कौन इसमें मेजर फिगर्स थे। बात की जाए बौद्धिक जागृति, तर्कवाद, वो अन्वेषणवाद, विज्ञानवाद, पुनर्जागरण, इन सब चीज़ों की अगर डिस्कस किया जाए कि समाज में जैसे ही शिक्षा की बहुलता, यानी भारतवर्ष में जैसे ही राष्ट्रवाद की चेतना शुरू हुई 1857 के अगर विद्रोह की बात की जाए, तो इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ ऐसे कारण रहे जिसमें राष्ट्रवाद, जिसमें शिक्षा, विज्ञानवाद और पुनर्जागरण की भावना को एक सकारात्मक विचार मिला। सामाजिक अगर दशा की बात की जाए, तो भारतवर्ष में कुछ धार्मिक व सामाजिक कुरीतियाँ थी, जिसमें बर्बरता, अंधविश्वास, कर्मकांड, महिलाओं की दयनीय स्थिति जैसे जन्म अपशगुन, विवाह बोझ, बाल हत्या और कुछ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो जातिगत भेदभाव से, वैदिक कर्मकांड, अछूत व अस्पृश्यता और पाश्चात्य जो संस्कृति थी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का विरोध करना इसमें प्रमुख कारण थे। विचारात्मक आधारों की अगर बात की जाए तो उभरता मध्यम वर्ग, बुजुर्गवाई मूल्य, मानवतावाद और विज्ञानवाद ने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने में बहुमूल्य योगदान दिया। यहाँ तक कि ब्रह्म समाज ने जो तर्क दिए उसमें ये भी कहा है कि कोई भी पुस्तक पूर्णतः त्रुटि विहीन नहीं हो सकती है। इस लाइन को मैं बार-बार कहना चाहूँगा कि कोई भी पुस्तक पूर्णतः त्रुटि रहित, त्रुटि विहीन नहीं हो सकती है। ये यहाँ जो इस लाइन के इसके मीनिंग अलग-अलग निकलते हैं। यहाँ अगर बात इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से करें और एक एक सिंपल पर्सपेक्टिव से करें तो तब तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई प्रिंटिंग एरर है या कोई भी आप लाइन ऐड कर सकते हैं। बट यदि इसे वाइड पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम लोग एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखें या कंपैरेटिव स्टडी में देखें, तो मैं यहाँ पर बात करूँगा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम या जो ये सोशल रिचुअल रिफॉर्म्स एटसेट्रा है, ये अपनी जगह पर सब सही हैं और जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये बेटर है। लेकिन हमारा अपना पर्सपेक्टिव उसके लिए क्या है? अगेन मैं यहाँ पे अपनी जो मुहिम को थोड़ा-सा 2 लाइनें और ऐड करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इस तरह की बातें सुनने में इंटरेस्ट कम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम स्टडी कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली मेन पर्पज़ होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ़ कंटेंट डिलीवर करें, ना कि यहाँ पर अपनी फ़िलॉसफ़ी या अपने विचारों को यहाँ पर आगे बढ़ाएँ। लेकिन मैं यहाँ से ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को ये 2-3 मिनट का ये जो डिस्कशन है, आप चाहे इसे छोड़ दें, लेकिन मेरा यहाँ से कहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, तो वो एक वक्ता के व्याख्यान पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग मैं यहाँ पर पॉज़िटिव इंटेंट के साथ चलना चाहूँगा फिर से, कि अगर उन्होंने लिखा है कि कोई भी पुस्तक पूर्णतः त्रुटि विहीन नहीं हो सकती है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी चीज़ को जब स्टडी करें, हम लोग किसी चीज़ का जब अध्ययन करें, तो हम इनके सभी एस्पेक्ट्स देखें। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखें, नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखें, इसके ड्रॉबैक्स भी देखें
और मैं यहाँ से क्या कहना चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ से मकसद है, हम लोग किसी भी चीज़ का अध्ययन करें, हम इसको एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ करें। हम जब भी कोई भी चीज़ पढ़ें, हम एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ पढ़ें कि जिससे जिससे हमारा नुकसान ना हो, समाज का नुकसान ना हो, हम लोग ऐसे पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें। बात की जाए ये ब्रह्म समाज की जो लाइन थी, मैंने ब्रह्म समाज का मानना था कि कोई भी पुस्तक पूर्णतः त्रुटिविहीन नहीं हो सकती है। अलीगढ़ आंदोलन का मानना था कि इस्लामिक शिक्षाओं की व्यवस्था वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी पुस्तक लिखी गई हैं, जो भी धर्म हमारी जो धार्मिक शिक्षाएँ हैं, समय के साथ इसमें परिवर्तन हो जो समाज के लिए लाभदायक हो। मैं फिर यहाँ से कहना चाहूँगा कि यहाँ से किसी धर्म समुदाय विशेष के बारे में टिप्पणी ना करना चाहता हूँ, ना करूँगा क्योंकि हमारा मकसद है हमने जस्ट सिर्फ़ स्टडी करना है और स्टडी को एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट के साथ सभी चीज़ों को एक सामंजस्य बिठाकर सभी धर्मों, नियमों, कानूनों इनका पालन करते हुए एक सकारात्मक शिक्षा की ओर आगे बढ़ना है। ये जिस तरह के टेक्स्ट में लिखा गया, मैं उसको ही यहाँ पे इलैबोरेट करना चाहता हूँ। इन्होंने सत्यता, प्रासंगिकता व तर्कवाद पर बल दिया। राजा राममोहन रॉय ने एकेश्वरवाद पर बल दिया। समाज सुधार जो आंदोलन थे, इनकी 2 धाराएँ थी। बात की जाए ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की, ये सुधारवादी आंदोलन थे। अगर अलीगढ़ आंदोलन, आर्य समाज और देवबंद आंदोलन की बात की जाए, तो ये पुनर्जागरणवादी आंदोलन थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सुधारवादी, अलीगढ़ ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज सुधारवादी, अलीगढ़ आर्य समाज व देवबंद पुनर्जागरणवादी विचारधारा के जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे। सिर्फ अंतर इस सीमा तक था कि परंपरा पर या तर्क एवं चेतना पर। कहने का मतलब क्या है, अगर सुधारवादी बात की जाए तो जो हमारी परंपरा चली है, इसमें थोड़ा-सा सुधार करना है, इसे मॉडर्नाइज़ेशन के मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखना है। बात की जाए पुनर्जागरण की, तो यदि जैसे इसमें आर्य समाज का एक नारा था वेदों की ओर लौटो, कि फिर से हमने क्या देखना है कि जो पहले हमारा साहित्य, हमारा जो धर्म, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे, उनको एक बार फिर से देखो कि हम लोग कितने सुदृढ़ थे, हमारी धार्मिक शिक्षा कितनी सुदृढ़ थी। एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव में जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा, इसके जो नकारात्मक परिणाम निकले, इसमें जो हमारी शिक्षा, संस्कृति, रोज़गार, उद्योग आदि पर जो प्रहार किए, उनको छोड़ कर के एक बार फिर से हम लोग पुनर्जागरण करें, पुनः अपने साहित्य को देखें, पुनः अपने धार्मिक ग्रंथों को देखें और पुनर्जागरण करें। तो ये था मेरा आज का 1857 की क्रांति और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में इंट्रोडक्शन। आई होप आप सबको ये जो वीडियो लेक्चर है पसंद आएँगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।